हम अभी जिंदा हैं, अपने पास जिंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मैं इस तरीके से बता सकूं आपको, इसको इस तरीके से समझना आप, कोई 2 करोड़ की गाड़ी वाला है और एक्सीडेंट हुआ पड़ा है सड़क पे, तो मैंने आज तक एक भी आदमी या एक भी जन ऐसा नहीं देखा जिसने उस गाड़ी को देखते ये बोला हो ओहो 2 करोड़ की गाड़ी खराब हो गई। जबकि मैंने सबको ऐसा देखा है, बोला कोई मरा तो नहीं। क्या ठीक कह रहा हूं मैं? हर किसी के दिमाग में और हर किसी के विचार में यही आता है कि गाड़ी टूट गई कोई दिक्कत नहीं है, आदमी बचा कि नहीं। क्या ठीक कह रहा हूं मैं? आप यहां चर्चा कर रहे हैं तो जवाब देते रहना ताकि मेरे को लगे कि अपनी बात चर्चा ठीक चल रही है। इसको रखे। क्यों कह रहा हूं ये बात मैं? क्योंकि ये जो गाड़ी वाली बात है ये भी हमें बताती है कि जिंदगी पहले नंबर पे है और पैसा दूसरे नंबर पे है। और जो पहले मैंने बात बताई थी कि अगर आपने गाड़ी मतलब आपने किसी को पैसे दिए हैं और उसके घर में समस्या है तो हम सोच लेते हैं कोई बात नहीं, बाद में दे देना, तू अपना समाधान कर ले, क्योंकि जिंदगी पहले नंबर पे है, इंसानियत पहले नंबर पे है और पैसा दूसरे नंबर पे है। हम पिछले 2.5-3 साल से इस पे काम कर रहे हैं, कर्जे वाले मामले पे। इसको हम अच्छे से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। लेकिन एक चीज है, जब जिंदगी पहले नंबर पे है और पैसा दूसरे नंबर पे है तो एक बार जिंदगी भी समझनी पड़ेगी। कर सकते हैं ना चर्चा इस पे? मैं इसलिए कह रहा हूं आपको, इंजीनियरिंग मैंने करी थी, बीटेक एमटेक इंजीनियर बन गया था मैं 2010 में। फिर मैंने एक महान आदमी को सुना, आपने भी सुना होगा, राजीव दीक्षित जी को बहुत लोगों ने सुना होगा। उनको सुनने के बाद मुझे कुछ समझ आई और मेरी समझ ये बनी कि खेती जो है, अपनी जो खेती है, उसमें इतना ज्यादा जहर पड़ रहा है कि पंजाब से तो कैंसर की बड़ी ट्रेनें जाती हैं। पता होगा आपको, बठिंडा से जाती है राजस्थान, एक ट्रेन जाती है, उसमें कैंसर के मरीज भर के जाते हैं और राजस्थान बीकानेर से भर के मरीज आते हैं और इधर से जाते हैं। ये हालत इस पंजाब हरियाणा की और इस देश की है। हरियाणा, जब मैं पंजाब कह रहा हूं तो पंजाब हरियाणा एक जैसा है, क्योंकि दोनों में किसानी एक जैसी, मिट्टी एक जैसी, पानी एक जैसा, लोग एक जैसे, बातचीत एक जैसी, सभ्यता एक जैसी, सब कुछ संस्कृति एक जैसी है। तो ये दोनों, ये जो एरिया है हरियाणा पंजाब का, अगर इनसे कोई मांगने पे आए तो ये जान दे दे, और अगर इनसे कोई जबरदस्ती करने पे आए तो ये जान ले लें। ये एक ही तरीके का एरिया है, क्योंकि हमने किसान आंदोलन में भी देखा, जो कह रहे थे कि भाई हम ये तो झुका ही नहीं करता, उसने भी नाक रगड़ी और इन्हीं लोगों ने रगड़वाई। जो मेरे सामने ये समाज, ये परिवार बैठा है, हम पिछले कितने ही दिनों से, लगभग 3 साल होने को हैं, प्रॉपर तरीके से, रेगुलर लगातार तरीके से, तो वैसे तो 15 साल हो गए करते हुए, मैं खेती पे काम कर रहा हूं 15 साल से, कि भाई इतना ज्यादा जहर हो गया है, इसने पूरे समाज को बीमार कर दिया। अब देखिए हुआ क्या, ये जब खेत में जहर पड़ेगा, जहर समझ रहे ना सारे, यूरिया डीएपी ये सारा जो भी है, जब खेत में जहर पड़ेगा तो मिट्टी बीमार होगी, मिट्टी बीमार होगी तो अपना चारा बीमार होगा, गेहूं बीमार होगा तो फिर उसकी तूड़ी बीमार होगी, धान बीमार होगा तो उसकी पराली बीमार होगी, बाजरा बीमार होगा तो उसके ऊपर का दाना भी बीमार होगा, तो नीचे की पुलियां बीमार होंगी, यानी उसमें जहर आएगा। अब मिट्टी बीमार तो फसलें बीमार, फसल बीमार तो पशु भी बीमार और आदमी भी बीमार। और अगर पशु बीमार है तो पशु के से आने वाला दूध, दही, घी, उसमें भी जहर है, तो सारा का सारा जो समाज है वो आज बीमार है। और बीमारी की हालत किस हद तक चली गई, मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, इसका कारण है कि हम अब ये मान चुके हैं कि पैसा दूसरे नंबर पे बात करता है, पहले नंबर पे इंसानियत बात करती है।
लेकिन उसकी जड़ों में भी पैसा ही है। अगर पैसा ना हो तो घर भी नहीं चलते, पैसा ना हो तो पेट भी नहीं चलता, पैसा ना हो तो समाज भी नहीं चलता। वो इतना जरूरी तो है, लेकिन उससे भी पहले इंसानियत है। एक दिन भूखा रह सकते हैं हम, 4 दिन भूखे रह सकते हैं, लेकिन इंसानियत अगर मरती हो तो वो तो खट से सांस चला जाए तो उसमें क्या कर लेंगे। तो हम पहले बार में ये कर सकते हैं कि हम इंसानियत को बचा लें, रोटी कल खा लेंगे, ये तो चलता ही है। तो जब हम इसको देख रहे थे तो हरियाणा पंजाब की जो हालत है, जवानों की, खेती की, किसानी की, पशुओं की और पैसे की तबाही हुई पड़ी है। कैसी तबाही हो रही है? आज आप अपने घरों में देखिए, आप किसान वर्ग से होंगे, किसान है सारे, तो पशुपालन भी करते होंगे। जितने पशु नए दूध हो रहे हैं, अपने पास अच्छी नस्ल का कोई भैंसा या अच्छी नस्ल का कोई सांड नहीं बचा। बताओ बचाओ तो। सारे के सारे पशुओं को इंजेक्शन लगवाते हैं हम, चल रहे हैं ना। तो जो कंपनी आपको इंजेक्शन दे रही है, अगर वो 2-4 साल बाद ये कह दे कि हम इंजेक्शन नहीं देंगे, क्या बचा आपके पास? 1 साल 2 साल के अंदर पशु खत्म। इस हद तक की तबाही है। अच्छा, किसान बैठे हैं सारे, तो आप अपने अंदर एक बार झांकिए, आपके पास अपने घर का, अपने दादा परदादा का बीज बचा हुआ है कोई? सब बीज दुकान के हैं, सब बीज कंपनियों के हैं। तो ना बीज अपना है, खाद वो भी कंपनियों का है, दवाइयां वो भी कंपनियों की हैं, मशीनें वो भी कंपनियों की हैं, बिजली और पानी वो भी कंपनियों का है। फिर उसके बाद हमारी फसल आ जाती है, फसल को बेचने जाते हैं तो भाव किसका? भाव भी कंपनियों का है। फिर एक चीज बचती है हमारे पास, जमीन। जमीन बैंकों की है, क्योंकि सबकी जमीन बैंकों में पड़ी है। तो जी अपने पास क्या बचा बुजुर्गों? कुछ भी नहीं। आज हमारी जो हालत है पूरे देश की, हम पूरे देश में घूम रहे हैं। ये भाई साहब जी कह रहे थे, सरपंच साहब, कि आप इतनी दूर से आ गए। मैं कहा जी ऐसी कोई बात नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं टाइम से थोड़ा लेट हूँ, लेकिन हम पूरे भारत में घूम रहे हैं। कोई दूरी कोई मायने नहीं रखती। मेरे लिए मायने ये रखता है, अगर मेरे देश का एक भी किसान, चाहे वो तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी में है, या पंजाब में, या गुजरात में, या कहीं भी है, अगर एक भी किसान परेशान है, या कर्जे से आत्महत्या करता है, या खेती के कारण परेशान है, तो वो मैं मर रहा हूं, वो नहीं मर रहा। तो मेरा ये अधिकार है, या मेरा ये कर्तव्य है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश का एक भी किसान ना मरने दूं। इसलिए हम दौड़ रहे हैं। और इस हालत तक हम आ गए कि पूरी किसानी में ना जमीन अपनी, ना पानी अपना, ना बीज अपना, ना भाव अपना, ना मजदूरी अपनी, ना मशीनें अपनी, ना पानी अपना, कुछ भी तो अपना नहीं। तो जब ये सब कुछ अपना चला गया है, तो फिर किसानी कहां बची? किसान तो बचे ही नहीं। अब मैं, ये जो अमृतसर का एरिया है, यहीं से जाता है जम्मू कटरा का रास्ता, और जो भी हाईवे बन रहा है, एक आपको पता होगा, दिल्ली से जम्मू, हरियाणा पंजाब को बीचों बीच चीरता हुआ जा रहा है, वो जा रहा है ना। ऐसे ऐसे हाईवे बहुत सारे बन रहे हैं। इन हाईवे के दोनों तरफ जो जमीनें हैं, अब धीरे धीरे सरकार क्या कर रही है, जो बड़े बड़े रोड हैं, जीटी रोड, उनके बराबर में कई कई किलोमीटर की जो जमीन है, उनकी रजिस्ट्री बंद कर रही है। अब रजिस्ट्री बंद हो गई, ना आप ले सकते, खरीद सकते, ना बेच सकते, तो कौन करेगा उसको? अब आएंगी बड़ी बड़ी कंपनियां। एक जगह है, खोसा जगह है ना, खोसा, बठिंडा के पास, बठिंडा के पास एक जगह है, वो एक यूनियन है, किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, खोसा बठिंडा में। हम पिछले लगभग 2 महीने पहले इधर से गंगानगर से जा रहे थे राजस्थान से, तो वहाँ पे धरना था। हम वहाँ पे बैठ के चर्चा करने लगे, क्योंकि जहाँ किसान दिखते हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ही मर रहे हैं यहाँ पे भी, वो अपना सबका दर्द अपने जैसा। तो हमने वहाँ पे चर्चा करनी शुरू करी, तो उन्होंने बोला, सुनील भाई आप तो सही बात कह रहे हो। जो टोल पे वो बैठे थे, उस टोल के बराबर में 5 एकड़ या 7 एकड़ छोड़ के 1000 एकड़ के आसपास अडानी ने सोलर प्लांट लगा रखा है,
और वो जमीन अगर सरकार ने कह दी कि भाई ये तो बिकेगी बिकेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, तो वो बिकेगी और किसान जो हैं उसका विरोध भी नहीं कर सकते। अब बात यह है, समस्या इस हद तक है कि जमीन मेरी, मेरे पूर्वजों की, और मैं उसके बारे में सोच ही नहीं सकता, जो सोचेगी सरकार सोचेगी। अच्छा, इससे बड़ी गुलामी भी हो सकती है क्या? क्योंकि गुलाम तो हम हो चुके, बीज के गुलाम कंपनियों के, पानी के गुलाम कंपनियों के, खाद के गुलाम कंपनियों के, भाव के गुलाम कंपनियों के, मिट्टी जो जमीन है वो बैंकों में पड़ी है तो बैंकों के गुलाम। और ये जो समस्या जो मैं देख रहा हूं, हम सब यहां लोन वाले चक्कर में इकट्ठे हैं, लोन वाले मामले में। तो जब सब कोई लोन में फंसा पड़ा है तो इसका मतलब सब बैंकों से परेशान है। ये जो हालत है, इस हालत को लाने में सरकारों ने और सिस्टम ने किसान को पिछले 40 साल से बर्बाद करने के लिए मतलब योजना बनाई है। और ये जो सबसे खतरनाक योजना बनी, ये 2010 के आसपास बनी, जिसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी लिमिट दी गई। लिमिट कितनी दी गई? 1 एकड़ पे 70,000, 1 एकड़ पे 80,000, ऐसा ही है ना। और कहीं कहीं जिन्होंने 2010, 11, 12, 15 में लिमिट बनवाई थी, केसीसी से लोन लिया था जमीन पे, उन्होंने जब हर साल भर दिया तो उनकी लिमिट बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दिया, चल तेरे 1 एकड़ पे 1.5 लाख कर दिया। हरियाणा में ऐसा चल रहा है, शायद यहां भी हो, ऐसा भी है। क्यों कर दिया ये? धीरे धीरे करके जमीन पे 1 एकड़ पे लोन और कर्जा हो गया 1 से 1.5 लाख रुपए का। अब आप देखो, खेती अगर कर रहे हैं आप तो हिसाब लगाना, मैं खेती कर रहा हूं हरियाणा में, तो 1 एकड़ खेती पे, 1 एकड़ जमीन पे लगभग 40,000 के तो गेहूं होते हैं। इतने ही होते होंगे, 20 क्विंटल गेहूं, 40 मन 50 मन के आसपास। तो 20 से मतलब 20 क्विंटल का मतलब है 40 से 42,000 के तो गेहूं, और लगभग 70-80 हजार का धान, चूना जिसको बोल रहे हो आप, चावल। कुल मिला के आप जो पैदा कर रहे हो वो है 1,20,000 का। ठीक है जी। अब इस पे खर्चा जोड़ लो, खर्चा कितना आता होगा। अगर आपने किराए पे लिया, ठेके पे लिया, हमारी तरफ ठेका बोलते हैं, ठेका ही बोलते हैं, ठेके पे लिया तो लगभग 60 से 65 हजार रुपए का तो हमारी तरफ ठेका है। ठीक है जी, 60,000 का हो गया। 2% के हिसाब से 15,000 से के लगभग जो ठेका है उसका ब्याज है, तो 60 और 15 75। अब दोनों फसलों पे जो खर्चा है लगभग 1 साल में 30,000 रुपए का है। ट्रैक्टर का खर्चा, बीज का, दवाई का, मजदूरी का, सब तरीके से 30,000 ही हो गया। तो 75 और 30 1,05,000। अच्छा, मोटरसाइकिल है, कार, स्कूटर है, और भी खर्चे हैं, चाय पानी का है, मजदूरों का है, मजदूरों के चाय पानी का, तो लगभग 10,000 और लगा लो। इतना ही है। कितने हो गए? 1,15,000। और धान और गेहूं कितने का गया? 1,20,000 का। एक किसान साल भर खून पसीना बहाता है और उसको बचते हैं 5,000 रुपए 1 एकड़ पे। अच्छा, जहां मैं गलत बोल रहा हूं मेरे को रोक दियो आप, ठीक है जी। 5,000 रुपए 365 दिन में। और अच्छा, किसान अकेला काम करता है कि परिवार काम करता है? पूरा, मान लिया 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 5,000 रुपए और 5 लोगों के बांटे में आए, साल में 1,000 रुपए कमाए। कितने रुपए दिहाड़ी पड़ी? 3 रुपए। अच्छा, जिसकी दिहाड़ी 3 रुपए पड़ती हो, क्या वो 1.5 लाख रुपए 1 एकड़ का लोन उतार देगा? और ये तो मैंने केवल खेत के खर्चे गिनवाए, ब्याह शादी के खर्चे रह गए, पढ़ाई के खर्चे रह गए, कोई कपड़ों के रह गए, बात के रह गए, किसी के रिश्तेदारी में जाना है, मरगत में जाना है, और जितने सारे खर्चे हैं वो तो गिने ही नहीं। बीमारी का भी नहीं गिना। जितना आप कमा रहे हो इस टाइम,
अगर कोई जवान 50,000 रुपए महीना कमा रहा है ना, तो 25 से 30,000 रुपए तो डॉक्टर खा रहा है अकेला। इतनी बीमारियां हैं। तो जब पूरा का पूरे घर में आपको खाने को दाने ना बच रहे हो, तो फिर समाज कैसे चलेगा और कहां इंसानियत बच रही है? और किस हद तक ले आए हम? बीज हमारा खेत का नहीं बचा और बीज हमारा पशुओं का नहीं बचा। अच्छा, गांव में युवाओं में बात कर लो, जितनी नई शादियां हो रही हैं, बच्चे होने का नाम ही नहीं हो रहा। इतना जहर खाया है हमारे बच्चों ने, हमारे समाज ने, कि बांझपन इस लेवल पे है कि सब बच्चों को उस परेशानी आ रही है कि अगले बच्चे नहीं पैदा हो रहे। और वहां फिर टिक्के के बच्चे आ गए। अब आपको पता है टिक्के से बच्चे हो रहे हैं आजकल। अजनाला में भी मिल जाएंगे दो चार सेंटर तो IVF के, है ना। आप अमृतसर में चलो, अमृतसर में तो शायद 400-500 मिल जाए। चेन है IVF की चेन है। बोर्ड, बड़े बड़े बोर्ड लगाए एयरपोर्ट रोड पे। अच्छा जी, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात और इससे ज्यादा दुर्गति की बात क्या हमारे समाज के लिए हो सकती है? क्या मैं मान सकता हूं कि ये महाराणा प्रताप का और ये गुरुओं का देश है, जहां पे बंदा बहादुर सिंह जैसे मतलब वो 7-7 फीट के लोग होते होंगे, और उस समाज में हमने इतनी तरक्की कर दी कि हमारे समाज में बच्चे पैदा होने बंद हो गए। मतलब वो वीरों के, वो योद्धाओं के, महारथियों के, योद्धाओं के देश में बच्चे पैदा नहीं हो रहे। इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी हमारी? लोन वाला मामला बहुत छोटा है माताओं, बहुत थोड़ा है। मैं भी बात करूंगा तो बड़ा समाधान निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। लोन वाला मामला तो बहुत थोड़ा है। अगर किसी परिवार में एक नौजवान को, एक पति पत्नी को बच्चे ना हो, तो उसका तो परिवार ही खत्म हो गया आगे। करनाल में पिछले साल 2023 में 1,38,000 बच्चे टीके गए हैं केवल करनाल में, जहां पे 20-30 सेंटर होंगे IVF के। और गुड़गांव जैसे, अमृतसर जैसे, चंडीगढ़ जैसे शहरों में जहां पे हजारों केंद्र हैं टीका लगा के बच्चे पैदा करने के, वहां पे क्या हो रहा होगा हम सोच ही नहीं सकते। तो हम जो काम कर रहे हैं ना, लोन वाला मामला तो उठा ही रहे हैं। हमारी जो मुहिम है और हमारा जो ध्येय है, टारगेट है, हमारा टारगेट है नस्ल बचाओ। कौन सी नस्ल? खेत की भी, पशुओं की भी और आदमी की भी। अगर हम खेत बचा ले गए तो पशुओं भी अपने आप बच जाएंगे, और जब खेत और पशु बच गए तो समाज तो बच ही जाएगा। ये जो चर्चा मैं कर रहा हूं, अगर आप इसको जाके सोचोगे तो ये इतनी भयानक दर्द की बात है कि हमें नींद नहीं आती कई दिन तक। क्योंकि जो गेहूं में या जो किसी भी फसल में अगर मैंने यूरिया और DAP का जहर बोया है, क्या पक्का नहीं है कि वो आपके घर तक नहीं आएगा गेहूं? बताओ। आपका बच्चा अगर बिस्किट खा रहा है, अगर वो बिस्किट का गेहूं मेरे घर में से आके बना है और मैंने उसमें गेहूं में केमिकल मार रखे हैं, तो वो आप तक आ रहा है। आपके पशुओं ने अगर केमिकल खाया है और वो दूध वेरका का या कोई भी कंपनी का बन के मेरे पास पहुंच रहा है, तो मैं भी तो आपके द्वारा डाला गया जहर खा रहा हूं। सारे के सारे वर्ग, जिनको हम धर्म, आजकल धर्म कह रहे हैं, जितने मत हैं, जितने पंथ आज, सब जितनी बिरादरियां हैं, वो सब कुल मिला के एक दूसरे की थाली में जहर घोल रहे हैं, और हम खुश हो रहे हैं कि हमें आमदनी हो गई। अच्छा, जब हम एक दूसरे की थाली में जहर घोल रहे हो, तो किसी छबिल का, किसी भंडारे का, किसी लंगर का कोई फायदा लगेगा क्या? मेरी बात ठीक है क्या? हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि चलो छबिल लगाते हैं, पुण्य होगा, और हमारे बच्चे सीखेंगे दान करना। यही तो है कि हमारे बच्चों के अंदर हमारे पूर्वजों की परंपरा होगी, वो सच्चा सौदा कमाने वाले गुरु नानक देव जी की परंपरा होगी। लेकिन हम दे क्या रहे हैं उसके बदले? जहर। और अपने अंदर चल रहा है कि हमने सच्चा सौदा कमा लिया। ना जी ना, बड़ी गड़बड़ चल रही है। हमें केवल एक जगह पे नहीं, हमें हर आदमी के अंदर जो हम जहर दे रहे हैं,
उस पे सोचना पड़ेगा, और जो हम खा रहे हैं उस पे सोचना पड़ेगा, जो पी रहे हैं उसको सोचना पड़ेगा, जो सांस ले रहे हैं उसको सोचना पड़ेगा। कहां कहां से क्या क्या करें, ये सोचने की बात है। डॉक्टरों के पास जाओ, आपको कोरोना नाम की फर्जी बीमारी, आपने देखा नहीं किसान आंदोलन में लाखों लोग बैठे थे दिल्ली में, वहां कोई नहीं मरा, और वैसे टेलीविजन में हर कोई कोरोना से मर रहा था, हो रहा था ना ऐसा ही। ऐसी बीमारी जो नकली थी पूरी दुनिया में फैलाई, और पूरी दुनिया में जबरदस्ती टीके ठकवा दिए, और वो टीके लगने के बाद जवान जवान बच्चे सीधे हार्ट फेल से मर रहे हैं। हो रहा है ना। षड्यंत्र और बर्बादी आपके लिए बहुत बड़े स्तर की चल रही है। इन्होंने आम आदमी की ज्ञान को खत्म करके सारा कचरा भर दिया। गांव में बच्चे होते थे बिना ऑपरेशन के, जो दाई मां करवाती थी, वो दाइयों का ज्ञान खत्म कर दिया, और डॉक्टर जो ये ANM GNM आ रही है और आंगनवाड़ी आ रही है, जिनको कुछ नहीं पता, वो क्या करती हैं, एक गर्भवती मां का कार्ड बनाएंगी और बोलेंगी बेड रेस्ट करना है, और 9 महीने बाद उसका पेट कटवाने की तैयारी करती हैं ऑपरेशन से। हो रहा है ना ऐसा। मतलब कितने सारे बच्चे, अगर 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं आपके गांव में, तो 100 में से 70-80 बच्चे तो आजकल ऑपरेशन के हैं। मैं 100 तो नहीं कहूंगा, 100 तो हो जाता है, चलो 98-97 लगा लो। अमित भाई कह रहे हैं ऐसा है। मैंने इनसे पहले क्या बताया कि षड्यंत्र के तहत हमें खत्म किया जा रहा है, हम सबको। जो भाई ने बताया आपको, एक मैं बात रोक रहा हूँ आपकी। आप एक चीज़ देखो, हमें बोल दिया बेड रेस्ट। मान लो शेर के बच्चा होना है, शेरनी के, अब शेरनी को बोल दिया बेड रेस्ट कर, वो शिकार करेगी नहीं, वो तो मर जाएगी। वो पेट में 2 या 3 बच्चे होते शेर के, वो पेट में लेके जंप भी मारती है, 10-10 20 फुट तक जंप भी मार दी है, शिकार भी करती है, कोई हिरन नाल किसी नाल लड़ती भी है। फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਟਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦਾ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੇ 7 ਬੱਚੇ। और ये जो 7 बच्चों की बात कह रहे हैं, ये एक को नहीं है 7 बच्चे, सभी के थे। किसी को 10 हैं, किसी को 8 हैं, किसी को 7 है, किसी को 5 है। तो इसलिए जो अमित भाई ने कहा ना, कारण समझो ना कि असी सुस्त हो गए, बेड रेस्ट नहीं करनी, काम करो, चक्की चलाओ, सिलवट्टे ते रगड़ो, मिक्सियां आ गई, थापी नहीं चलानी, कपड़े नहीं कुटने, मशीनां आ गई, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ, ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਦੇਸੀ ਬੀਜ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਨੰਦੀ ਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ, ਸਬਜ਼ੀ ਫਲ ਫਰੂਟ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀਜ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਔਸ਼ਧੀ ਗੁਣ ਵੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? शिवाजी मराठा कितना पैदा? तो इसलिए जो क्या हो रहा है, एक और चीज़ हो रही है। मैं इसमें छोटी सी बात आपको बताऊं, मेरे गांव में या मेरे आसपास हमने हाथ वाली चक्की रखवाने की काफ़ी कोशिश करी, मैंने अपने घर में भी लेके आया मैं। क्या होता है देखो, कुछ होंगी बुजुर्ग माताएं और कुछ होंगी बहुएं। क्या होता है, अब बहू ने तो पढ़ाई पढ़ी है, जींस पहन के, उसको अगर बोलो कि आप चक्की चला लो तो शायद उसका दिमाग बदल भी जाए समझा के, लेकिन चलेगी कितनी देर? 5 मिनट। शुरू में तो 2 मिनट 5 मिनट चलेगी, जिसने कभी चलाई नहीं। अब जैसे ही वो 5 मिनट में थकेगी तो सास आएगी, बोलेगी कुछ भी नहीं होता तेरे से, हम चलाते थे 2-2 घंटे। और उनका लठ बजना शुरू, क्योंकि टेलीविज़न ने यही सिखाया, सास भी कभी बहू थी, है ना। तो टेलीविज़न ने सब गंद मचाया, और उस गंद का असर हमारे परिवारों पे आया। तो हमें धीरे धीरे करके अपने घरों में बदलाव करना है। मैं कितनी सारी दाई माओं से मिलता हूँ, वो कहती है कि बेटा मैं तो एक ही काम करती हूँ, जो भी लड़की बहू मेरे पास आती है, तू कुछ मत कर, सुबह 2 चक्कर सीढ़ियों के लगा और शाम को 2 चक्कर लगा। ऑपरेशन नाम की चीज़ ही नहीं। मतलब जो चीज़ इतनी आसान थी, डॉक्टरों ने, इस सिस्टम ने, सरकारों ने क्या तबाही करी है। और जहाँ जोधा पैदा होते थे
वहां पे नपुंसक समाज हो गया। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने सिस्टम को, सरकारों को मानना शुरू कर दिया, जो इन्होंने बोला वही कर दिया। अब जब इनको नकारना शुरू करेंगे, इनको मना करेंगे, चलो भाई हम तुम्हारी नहीं मानेंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने पैसे वाले मामले को देखेंगे। मैं आपको पैसे की बात, जो लोन वाली बात थी, उस पर चर्चा कर लूं। अच्छा, मैं एक सवाल पूछ लूं, जो चर्चा अभी तक चली है, क्या वो काम की थी? काम की थी? क्योंकि हमारे हरियाणा में कहावत है, नाटा और कर्जा पाटा। नाटना मतलब मना करना, मना कर दिया और कर्जा खत्म हो गया। लेकिन हम जो अपनी जो टीम है, जनता सरकार मोर्चा, जो हमारे ग्रुप, हमारे संगठन का नाम है, हमने क्या कह रखा है? भाईचारे का एक पैसा भी नहीं रखना। दोस्तों का, मित्रों का, आड़तियों का, बुआ का, फूफा का, चाचा का, मामा का, दोस्तों का, किसी का भी एक फूटी कौड़ी नहीं रखनी। क्या करो? अगर आप कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा बैंक से लो और अपने भाईचारे का दे दो, और फिर बैंक को आपस संभाल लेंगे। समझ गए जी? क्योंकि बैंक अपने नहीं है, बैंक चोर हैं। और हम ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं पिछले 3 साल से, और आज तक किसी को भी सांस नहीं आया कि हमने गलत कहा है। तो रख लो, इसमें था पड़ा। कैसे बैंक चोर हैं, इस पे मैं एक छोटी सी बात बताऊं। बटुआ है कि इसमें, देखिए, अब उसमें गाड़ी में था, गाड़ी में रह गया। वो है आपके पास सिक्के? हाँ, नोट दे दो। हाँ हाँ, वो गाड़ी में रह गया, गड़बड़ रहेगी, कोई नहीं, एक नोट दे दो। आपने ये नोट, ये कागज सब ने देखो, एक बात है, ये सब ने देखे होंगे। 1 रुपए का नोट देखा आपने? कागज का 1 रुपया सबने देखा। अच्छा, याद करना आप, 1 रुपए का जो कागज है या एक कागज का रुपया है, उस पे आप देखोगे लिखा मिलेगा भारत सरकार। और 1 रुपए को छोड़ के 2 से लेके 2000 तक के, उस पे अगर पढ़ोगे तो उस पे लिखा मिलेगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है? एक और बात, इस पे जो लिखा है वो 2 से लेके 2000 तक के सभी नोटों पे लिखा है, जो 1 रुपए पे नहीं लिखा। क्या लिखा है? मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। सबने पढ़ा ने या नहीं पढ़ा? हरियाणा में क्या करते हैं, देखो, जब कोई भी किसान आड़ती के पास जाए ना, और आड़ती को बोले जी मेरे को तेल की जरूरत है, मेरे को 1 ड्राम तेल चाहिए, अभी सीजन आएगा, तो वो क्या करता है कि पैसे तो है नहीं, अपनी वो पर्ची पाड़ेगा अपने नाम वाली, लेटर हेड, और उस पे साइन करके 200 लीटर तेल साइन करके दे देगा, जब पेट्रोल पंप से ले लेना। यहां पे होता है ना ऐसा? होता है? होता है। चाय की दुकान वाला भी ऐसे ही करता है। एक पूरी की पूरी, उसमें मार्केट में अगर कोई चाय वाला है, वो सारी दुकानों पे चाय पिलाता है, हर दिन पैसे नहीं लेता। वो क्या करेगा, दुकान वाला पर्ची लिख के दे देगा, 5 चाय ले जा, और 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या 10 दिन बाद सारी की सारी पर्चियां इकट्ठी करके जोड़ के बता देगा इतनी चाय। अच्छा मुझे बताओ, आड़ती वाली बात पे जो पर्ची है वो तेल है या रुपए है? वो तो तेल भी नहीं है, रुपए भी नहीं है, वो पर्ची है। लेकिन उस पर्ची को देख के पेट्रोल पंप वाला तेल दे देता है। तो इसका मतलब उस पर लिखा हुआ है कि भाई इसके बदले आप तेल दे देना, और इस पर्ची को वापस जब पेट्रोल पंप वाला आड़ती को देगा तो पैसा ले लेगा। यही तो मतलब है। इसी तरीके से चाय वाला, भाई 15 दिन में आ जाना, पर्चियां दिखा देना, पैसे ले लेना। जैसा उस पे लिखा है कि 5 चाय की पर्ची और नीचे दुकानदार का के साइन है, और जैसे आड़ती के साइन है, वैसे ही इस नोट पे
ये लिख रखा है कि मैं 200 रुपए दूंगा और साइन कर रखे हैं किसने? गवर्नर ने। तो इसका मतलब गवर्नर कह रहा है कि इस नोट, इस कागज के बदले मैं 200 रुपए दूंगा। किसको? धारक को। कौन धारक? जिसके हाथ में ये नोट है। अगर ये मेरे पास है तो मैं ले सकता हूं, दिलबाग जी के पास है, दिलबाग जी ले सकते हैं, किसी के पास भी वो ले लेगा। अब एक बात और समझ आती है कि आज तक हम तो इसको रुपए समझते आए, और आज ये हरियाणा से आके एक छोरा ये कह रहा है कि ये तो पर्ची है। तो ये तो बड़ा रोड़े वाला काम है। क्यों जी? मैं ये इसको कह रहा हूं पर्ची। किसकी? रुपए की। ये रुपए नहीं, रुपए की पर्ची है। किसने कह रखा है? गवर्नर ने। तो इसका मतलब गलत भी नहीं है। हमने इसको देखा कि भाई अगर ये रुपए की पर्ची है तो रुपया कौन सा है। अगर इसके बदले में रुपए मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे पता तो चले। आज तक तो रुपए देखे ही नहीं, क्योंकि हमने तो आज तक यही तो देखे कागज के। और पिछली 3 पीढ़ी से तो मैं देख रहा हूं, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और मैं, और चौथी पीढ़ी और मेरा बेटा भी है, उसने तो आज तक यही नोट देखे हैं। तो हम तो इनको रुपए समझ रहे थे, और लेकिन ये पता चला इस पे लिखा हुआ जो है कि ये तो इसकी पर्ची है रुपयों की। तो रुपए क्या है? हमने ये काम करने के लिए एक बार बैंक में चले गए, और बैंक हमारे पास थे एक चांदी का रुपया 150 साल पुराना, अंग्रेजों के टाइम का। अभी वो बटुआ गाड़ी में रह गया, थोड़ा दूर खड़ी कर दी, नहीं मैं आपको दिखाता। और 1 रुपया है चांदी का, 50% चांदी, 50% मिलावट का। वो है 1944 का, 80-90 साल पुराना। 1 रुपया कागज का, जो मैं आपको बात कर रहा हूं, जो हम 1 रुपया देते हैं, ये 4 लेके हम बैंक वालों से हमने पूछा कि भाई इनमें से असली रुपया कौन सा है। एक कागज का है, एक लोहे का है, एक आधी चांदी का है, और एक पूरी चांदी का है। तो इनमें असली रुपया कौन सा है? बैंक वाले ने बोला चारों 1 रुपए हैं, कागज का भी, चांदी का भी और लोहे का भी, सारे रुपए असली हैं। तो फिर हमने ये पूछा कि भाई करो और कागज के और लोहे के बदले रुपए चांदी के दे दो। ठीक थी क्या बात? भाई बैंक वाले के लिए अगर चारों रुपए बराबर हैं तो इनके बदले में चांदी के दे दे। बोला ऐसा नहीं होगा, हम तो चांदी वालों के बदले में कागज के देंगे। मैं क्यों कह रहा हूं? अगर आप बैंक में जाते हो तो चांदी का और कागज का रुपया 1 रुपया है, और अगर आप सुनार के पास जाते हो तो कागज 200, चांदी का 1 रुपया आता है। तो ये तो बड़ा घोटाला है। अगर बैंक ये कह रहा है चारों बराबर हैं, तो हमारा सवाल एक और था कि चारों रुपयों में बराबर चीजें खरीदी जाइए। अगर चारों बराबर है तो, और अगर बराबर नहीं है तो ये चोरी है। और किसने करी? बैंक ने। क्योंकि बैंक ने नकली रुपया छापा जिसकी कीमत कम है। अब कागज के टॉफी आ रही है और 4 रुपए में 1, जबकि अगर ये चारों बराबर हैं तो बराबर गेहूं आने चाहिए, 40 किलो 1 रुपए कागज में भी और 1 रुपए के लोहे में भी, लोहे के रुपए में भी। यहां हमारा झगड़ा शुरू हो गया और इस पे चर्चा चली 17 साल। जो हम यहां पे बैठे हैं आपके पास, इस पूरे खेल को समझने पर एक हमारे साथी को 17 साल लगे हैं। अब देखो, और हम डंके की चोट पर धड़ल्ले से चिल्लाते हुए ये कह रहे हैं हम करेंगे अब देश की बात। क्या हो रहा है पता आपको? जब आप मजदूरों के पास जाओगे तो मजदूर किसानों को गालियां देता मिलेगा, और जब किसानों के पास जाओगे तो किसान गालियां देते मिलेंगे मजदूरों को कि मजदूर आया, मनरेगा ने दिहाड़ी बढ़ाई, और दिहाड़ी कब दी? जब किसान के पास टाइम है, काम है। मनरेगा की दिहाड़ी तब आती है जब किसान के पास सीजन होता है,
और जब किसान का सीजन खत्म हो जाता है तो मनरेगा की दिहाड़ी भी खत्म हो जाती है। भाई एक, और जब किसान को खेल तो कहीं खेला है और किस गई तो बिना नौकरी वालों को उनको गालियां देंगे, जिनको आरक्षण मिल गया वो को गालियां देंगे और जिनको आरक्षण नहीं मिला वो उन आरक्षण वालों को गालियां देंगे। ये समाज बड़ा तरीके से तोड़ा गया है। जब हरियाणा में होते हैं तो राजनीति के लोग तोड़ेंगे जाट और नॉन जाट वाली राजनीति करके कि ये जाटों ने तो 35 बिरादरी को खा लिया। जब पंजाब की बात करेंगे तो बोलेगा अरे वो तो सरदार वो खालिस्तान मांगते हैं। क्या चल पड़ा? गुजरात में जाएंगे तो पटेल नॉन पटेल को तोड़ लेंगे, में जाएंगे तो गुज्जर नॉन गुज्जर करके कर देंगे। यानी पूरे देश को आपस में मरवाना कटवाना है, इन प्लान है। और ये करते करते पूरा समाज लड़ता रहता है और ये मड़ाई खाते रहते हैं। पूरा समाज, पूरा देश, पूरा मजदूर, सारा का सारा देश आज कर्जे में चला गया और किसी ने कर्जे की बात करी नहीं। अब कर्जे की बात जो मैं कर रहा था, आपके 1 रुपए की बात जो 17 साल लगातार मेहनत की अपने एक साथी ने, जो वर्मा जी हैं, घनश्याम वर्मा जी, उन्होंने जो खोज की उसका परिणाम, उसके नतीजे क्या आए जो अपने काम के हैं। क्या आया? एक कानून निकल के आया 1906 का। क्या पता चला? रुपया, ना तो कागज रुपया, ना चांदी का रुपया, ना लोहे का रुपया। रुपया है, ये बैंक कह रहा है। अगर ये तीनों रुपए हैं तो रुपया, ये बात मैं देसी तरीके से आपको बता दूंगा तो आपको बड़े आसानी से समझ आएगी क्या है रुपया। आपके गांव में सब्जी बेचने वाले आते हैं क्या? फेरी लगा, फल भी बेचने आते होंगे और भी सामान बेचने आते हैं, आते हैं। जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, मैं बचपन से देख रहा हूं, कई बार मैंने ऐसे देखा कि जो बेचने वाला है उसका हो गया, कई बार 1 किलो का, आधी किलो का, देखा होगा आप लोगों ने। तो वो क्या है, उस बाट के, उस बट्टे के बराबर में ईंट का टुकड़ा रख लेता है। देखा जी सबने? बहुत बार देखा। कई बार का टुकड़ा रख लेता है, कई बार दाने तोल के रख लेगा। हाँ जी, हाँ जी। बट्टा खू गया उतने ही ग्राम का वो बना के रख लेगा। अब एक बात देखो, क्या किलो है? क्या वो लोहा है? क्या वो मिट्टी है? क्या पत्थर है? ना जी ना। किलो है 1000 ग्राम। अब वो चाहे किसी भी चीज का हो। क्यों जी? कैसे गज जी, हम कपड़ा मापते हैं, सूट सिलवाते हैं, कुर्ता पजामा सिलवाते हैं तो मीटर कपड़ा, वो 39 इंच का जो गज है। अब वो अगर तो कपड़ा लेने में दिक्कत है? अगर गज लकड़ी का बना हो तो कोई दिक्कत है लेने में, क्योंकि दूर मापेगा तो उतना ही। ऐसे ही वो प्लास्टिक का हो जाए और चाहे वो स्टील का, यानी कपड़ा तो उतना ही मापेगा। तो क्या मतलब कह रहा हूं मैं आपको, जो किलो है वो एक स्टैंडर्ड है, किसी भी चीज का बनाओ। ऐसे ही जो रुपया है वो एक स्टैंडर्ड है, चाहे किसी भी चीज का बनाओ। भाई जी 5 मिनट में खत्म कर देता मैं, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होंगे आप चाय के उसमें। हाँ जी मित्र, तो जल्दी जल्दी दे दो फिर, कोई बात नहीं। अच्छा, बात समझ आ रही है ना? अगर आपको ये बात समझ आई है ना, तो ये समझना अगले 3 से 4 महीने में पूरे पंजाब लेंगे हम, दिन रात इसी काम पे हैं।
3 घंटे पहले हम लुधियाना में थे, अभी हम अमृतसर में हैं। रात को 1 बजे हम राजस्थान के एक जिले में होंगे। अगले 3 दिन की ट्रेनिंग वहां है। और वहां ने एक ऐलान किया है जो मैं आपको आगे बताने वाला था। अब कर्जा एक आदमी को उतारने की जरूरत नहीं है अब अपना, कि भाई मेरा कर्जा उतार दे। अब हम क्या कर रहे हैं, पूरे गांव कर रहे हैं और पूरे गांव की तरफ से राष्ट्रपति को लेटर लिख रहे हैं कि आप हमारे सवालों का जवाब दो, और जिस दिन सवालों का जवाब दे दोगे उस दिन बैंक को हम पैसे दे देंगे, नहीं तो हमारे गांव अकेले का कर्ज उतारना फायदे में, या गांव का ही उतर जाए तो मजा है? पक्की बात है। देखो जी, अगर आपने इतना हंस के और इतना खुश हो गए ये बात कह दी ना, तो हम जल्दी ही ये काम कर देंगे, है ना। क्या करना है, मैं एक बार इस बात को पूरा कर दूं। रुपया क्या है, रुपया कागज का, चांदी का या लोहे का हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो कानून हमें बताता है कि रुपया क्या है। तो रुपया बताया, 1 रुपया किसी भी चीज का हो, मतलब है 777, समझते ना 777, कुछ और तो नहीं बोलते ना? अच्छा ठीक है। 1 रुपये का मतलब है 777 मिलीग्राम सोना, 24 कैरेट शुद्ध। यानी जो मेरे हाथ में नोट था 200 रुपए का, इसका मतलब यह है, गवर्नर मुझे यह कह रहा है कि अगर सुनील ये 200 का नोट मेरे पास है, तो इसके बदले में मैं सुनील को 777 मिलीग्राम सोने के सिक्के दूंगा, 24 कैरेट के। अच्छा, आपको एक 200 के नोट के बदले सोना मिल जाए, बाकी जरूरत रहेगी क्या किसी चीज की? सारे कर्जे खत्म। आज देखो, आज सोने का रेट कितना है? 72,000। अगर इसको 1 ग्राम कितने का बन गया? 7200 का, 7,200 का, और 777 मिलीग्राम बन गया लगभग 6,000 का। ठीक है, तो 1 रुपए में भी, सुनो जी एक मिनट, मेरी तरफ ध्यान दो जी एक मिनट। 1 रुपए आरबीआई नोट आने चाहिए। अच्छा बताओ, बैंक वालों ने आपने के रुपये दिए थे या फोन में नंबर दिए थे जब लोन दिया? या तो कागज के दिए, और जिसको खाते में आया उसमें वो नंबर दिए, फोन में आ गया, अच्छा जी नंबर आ गए। सोने के तो नहीं दिए ना। तो इसका मतलब रुपये नहीं दिए उन्होंने दिए हैं अपने नोट, वो भी आरबीआई के रुपए। और मेरा 1 रुपया आरबीआई के, जैसे खाली हो चुका, पंजाब विदेश चला, और अब पंजाब बड़ा कहते रहे, बड़ा भाई पंजाब, तो हरियाणा रुकने वाला थोड़ा था। पागलों की तरफ लाइन लगी पड़ी है हरियाणा से जवानों की। कई गांव के गांव ऐसे हैं जहां पे एक भी जवान देखने को नहीं मिलता। बड़ी बड़ी कोठियों में एक बुढ़ा बुढ़िया सड़ रहे हैं, वो कब मर जाएंगे, कब गल जाएंगे, कब उनको कीड़े खा जाएंगे, उनके कंकाल पड़े रहेंगे, उनका पता भी नहीं चलता। ना जी ना, इतना कमाया जी हमने कि हमने अपने बच्चों को ऐसा बना दिया कि वो हम सड़ जाए मर जाए तो वो देखेंगे नहीं। क्या यही कमाई थी? इसी कमाई के लिए पूत पैदा करे थे क्या? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने आप को संभाला और हमने अपने रुपए को संभाला नहीं। आज अगर हम अपने रुपए को संभाल लेंगे, इस समय है ना, $1 80 रुपए के बराबर है। इसलिए लोग यहां से जा रहे हैं कि अगर यहां दिहाड़ी करते, मजदूरी करते हैं तो 400 रुपए मिलते हैं, और जाएंगे तो 80 गुना मिलेंगे। यही हो रहा है ना। अच्छा, जिस दिन हम खड़े हो जाएंगे और बैंक वालों का गला पकड़ के पूछ लेंगे कि मेरे 1 रुपए में, आपके 1 रुपए में मेरे कितने, मेरे 1 रुपए में उनके 6,000, तो 1 रुपए में कितने डॉलर हो गए जी? 8 7 56,
$75। मेरे 1 रुपए में आज भी $75 है। अच्छा बताओ, अगर अपने 1 रुपए में $75 हो तो हम वहां टॉयलेट साफ करने जाएंगे या अंग्रेज यहां दाढ़ी करने आएंगे? अंग्रेज ऐसे करके इथे आए सी सानू गुलाम बनान और उल्टे हो गए। सोने चांदी दे ही सिक्के चलते सी। इसमें एक चीज और है, उस तो पहले सोने चांदी दे। अभी राजस्थान अपने थोड़ा दूर है, ये नजदीक है। मैंने देखा हरियाणा पंजाब को तो देखा ही था, राजस्थान में भी देखा। राजस्थान की माएं जो हैं वो पूरे शरीर पे चांदी और सोना ही तो लादे रहती थी। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरा गला सोना ही चांदी का भरा रहता था। आज ना जी ना, कहीं कहीं है। आज तो सोने चांदी की जब प्लास्टिक आ गई। हमने इतनी तरक्की करी लेकिन हमें लूटा गया है। आपके 1 रुपए की कीमत है 777 मिलीग्राम सोना। अब इसके लिए हमने सरकार को पूछा था सवाल कि इस देश में नोट कितने हैं, तो उन्होंने बताए 34 लाख करोड़ के। हमने पूछा दोबारा कि कर्जा कितना है देश पे, उन्होंने बताया 200 लाख करोड़ का। अच्छा, कर्जा 200 रुपए का हो घर पे और घर में केवल 34 रुपए हो, 170 रुपए कहां से उतारोगे? नहीं उतरेंगे ना। उतरेंगे या तो जमीन बिकेगी, या पशु बिकेंगे, या मकान बिकेगा। इसीलिए अपनी सड़कें बिक रही हैं, अपनी कंपनियां बिक रही हैं, अपने खेत बिक रहे हैं, अपनी सरकार के विभाग बिक रहे हैं और पूरा देश बिकने को तैयार है। आप बचा सकते हो इस देश को बिकने से। एक ही समाधान है कि जब हमें यह पता चल गया कि 1 रुपए की कीमत कितनी है और वो है 777 मिलीग्राम सोना, हम अब पकड़ेंगे आरबीआई वालों को। सीधा तो जवाब देंगे नहीं क्योंकि उनके पास ताकत है, पुलिस है, फोर्स है, सब कुछ है। तो एक रास्ता है, राजस्थान वाले साथियों की जगह की तरह आप लगभग 6-7 गांवों से कह रहे हो, आप एक काम कर दो, हम जल्दी वापस आते हैं आपके पास कुछ ही दिनों में। आप अपने अपने गांव में कार्यक्रम कर दो, लेकिन कार्यक्रम ऐसे हो कि 200, 400, 500 लोग इकट्ठे हो जाएं। क्योंकि एक आदमी अगर बैंक के सामने अकड़ जाएगा तो पुलिस वालों के साथ आके वो परेशान भी कर देंगे। क्यों जी? अब मैं आपको बता के चला गया, कागज तो हमारे मजबूत हैं, कागजों में तो मजबूत है, लेकिन अगर वो पुलिस को लेके आ गए तो क्या कर लेंगे? मारपीट कर देंगे। लेकिन उससे हमें बचना है। एक भी साथी के साथ, एक भी दोस्त भाई के साथ, एक भी मां बहन बेटी के साथ, दोस्त भाई के साथ, चाचा ताऊ के साथ हम गलत नहीं होने देना चाहते। तो अगर हम पूरे गांव को इकट्ठा करते हैं और फिर वो लेटर लिखते हैं सरकार को, यानी पीएमओ को, होम मिनिस्ट्री को और राष्ट्रपति को और बैंकों को और सीधा डीसी को, सबको लिखेंगे और फिर मांगेंगे जवाब कि बताइए हमारे सवालों का जवाब। और जब तक सवालों का जवाब नहीं, तब तक हमारे गांव में बैंक वाले घुस नहीं सकते। ठीक है क्या? ये अकेले अकेले अगर कर्जा उतारना है तो आप अपने कागज दे दो और मैं अपनी एप्लीकेशन लगवा देता हूं, लेकिन उसमें बैंक वाले बड़ी जोर जबरदस्ती करते हैं, भाई परेशान भी करते हैं, कई बार पुलिस वालों के साथ आके बेइज्जती भी करते हैं। अगर आपको अकेले कर्ज उतरवाना है तो एक काम और फिर भी करना पड़ेगा, आप अपने गांव में कार्यक्रम करो तो अपने जैसे 50 साथी तो तैयार कर लो, ताकि कोई पुलिस वाला आए या कोई बैंक वाला आए तो सारे इकट्ठे हो जाओ। वही करना पड़ेगा। या तो वो काम करो या फिर एक काम कर लो, गांव में जाओ, ये की सारी चर्चा करो। आपको नहीं समझ आ रही है तो सरपंच साहब आपको नहीं आया, आप बुला लो, मतलब एक दूसरे के गांव में और चर्चा करके बड़ी बड़ी सभाएं करो, 200 की, 500 की, 700 की, जितना हो जाए, और अनाउंसमेंट करो गुरुद्वारे में, मंदिर में, जहां पे भी जो भी है, कि भाई पूरे गांव का कर्जा उतारेंगे मिलके। और जिस दिन गांव के कर्जा उतारने के लिए लोग इकट्ठे होंगे, आधी रात को भी आप फोन करोगे तो जितना समय आने का लगता है इतनी देर में पहुंच जाएंगे हम। इससे ज्यादा देखो हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जहाज तो है नहीं, गाड़ी है, उसमें तेल जितना पड़ा रहता है हम उसी टाइम निकल पड़ते हैं, दिन रात चल रहा है ये काम। लेकिन इनके कहने का मतलब है
आप सभी अपने अपने गांव में एक एक सुनील तैयार कर लो, एक एक डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा तैयार कर लो, एक एक सरपंच तैयार कर लो, क्योंकि ये जितनी नॉलेज है ना आपको होएगी तो आप उसी नॉलेज को, ज्ञान को आगे बढ़ा पाओगे। हमारा टारगेट ही है अमित भाई। एक बंदा कोई नहीं कर सकेगा, एक बंदे को वो कुट देंगे, पेट देंगे, बोलेंगे हम आ जाएंगे। जब कागज से डंडा का जोर चलाते हैं, जब वो डंडे से कमजोर होते हैं वो कागज जोर चलाते हैं, निपट लेंगे। लेकिन अगर किसी कोई बंदा कहता है जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे, जैसे पहले कानून था किस्त नहीं भरी गाड़ी उठा के ले गए, अब अच्छा मैं अमित भाई अभी बता देता हूँ, लगभग 1 महीने पहले की बात है, आपने देखा होगा, वीडियो देखी होगी। ये भाई है पीछे, इन्होंने एक साथी का ताला तोड़ और बैंक से कब्जा ले लिया था। दोबारा से बैंक ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 30-35 लाख में बेच दी, और उसने जिसने 30-35 लाख में खरीदी उसको तो काफी फायदा हो गया। उसने काफी मोटा पैसा पुलिस वालों को खिलाया, और वो पुलिस वाले आए कुछ गुंडों के साथ, और ये अंदर ये कह रहे भाई हमारे कोर्ट के कागज, उन्होंने कुछ नहीं सुना। 20 साथियों को तो इनके साथ पिटा, 5 दिन जेल में रखा। हमें पता चला कि हमारे साथियों को पकड़ लिया, हम चले गए, देवेंद्र बल्हारा जी और मैं और साथी थे बहुत सारे, हम चले गए थाने में। जाके हमने बोला कि आप ये बताओ कि हमारे साथी कहाँ हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, पुलिस वालों को बुलाया, हम 6 लोगों को उठाया, और जिस हद तक मार सकते थे उतना मारा। अभी चला नहीं जा रहा, पैरों में मतलब ये पूरा सूजा हुआ है, पसलियां, पैर सारा अपनी तरफ से उन्होंने तोड़ा, पुलिस ने। मतलब जिस तरह क्रिमिनल नु कुट्टी दा ना, एक टेररिस्ट नु कुट्टी दा, उस तो बाद टॉर्चर कीता 3rd डिग्री। इस हद तक जब हम चले गए, और फिर हमने पूछ लिया चलो जी हमारी FIR दे दो, हमारे खिलाफ कोई तो रिपोर्ट होगी। 1 महीना हो गया, कोई रिपोर्ट भी नहीं है, कोई FIR नहीं, कोई हमारा क्राइम नहीं, और पकड़ के इतना कूट दिया कि भाई चलने लायक नहीं। लेकिन हम तो उनको ये कह के आगे, अगर तुम मार दो तो रुक सकते हैं हम, नहीं तो हम तो फिर चल रहे हैं। क्योंकि समस्या केवल लोन की नहीं है माताओं और बुजुर्गों, समस्या हमारे बच्चों की जिंदगी की है। अगर हम नहीं खड़े हुए ना तो हमारे बच्चों की गर्दनों पे छुरी चलने वाली है बहुत जल्दी। और जिस देश में, योद्धाओं के देश में, जहां पे बच्चे पैदा होने बंद हो गए हो, इससे बड़ी छुरी क्या चलेगी। तो अपन ने वो बच्चे भी बचाने, अपन एक कर्जे वाला मामला बड़ा नहीं है। आप एक बार गांव में जाइए, मैं जब बोलोगे तब आऊंगा सरपंच साहब, कोई दिक्कत नहीं है। गांव का कर्जा उतारेंगे, पूरे गांव का, 1-2 आदमी का उतारेंगे तो मजा भी नहीं आएगा। और जिस दिन पूरा गांव इकट्ठा होकर ये बोलेगा कि बैंक वालों जवाब देना तब आ जाना, तो उस दिन जब गांव इकट्ठा होकर लंगर में खाएगा ना, तो उस दिन मजा ही नहीं आ रहा होगा। असल में भाईचारा तब होगा। आज तो हम एक दूसरे पड़ोसी को देख के भी रो रहे हैं, जल रहे हैं। जिसको अभी, जिसकी किस्तें जा रही है ना, जिसका अभी बैंक वाले का प्रेशर नहीं आया, वो पड़ोसी को देख के वो सोचता है अच्छा हुआ और ले लोन, खुश होता है। लेकिन नंबर सबका आएगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि ये कर्जा उतरने वाला है नहीं। नोट 34 लाख करोड़ के हैं, कर्जा 200 लाख करोड़ का है, ये कभी उतरेगा नहीं, सबका नंबर आएगा। तो आज मैं आप सबसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप योद्धाओं के वंशज हो, उस खून में एक बार उबाल की फिर से जरूरत है, हम इस पूरी इस बर्बादी को उखाड़ के ले जाएंगे। तो आप सब गांव में जाओ और फिर गांव को ही ठीक करते हैं, एक 2 को ठीक करके मजा नहीं आएगा। देखो एनर्जी उतनी लगनी है, कागज वही लगने, मेहनत वही लगनी है। हयूम हो जाएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट और करूंगा अमित भाई, मैं, अमित जी हो ना, हाँ, जैसे इसको रोक लो ना एक बार, इसको बटन दबा दे इसका। हम ये पूरा का पूरा हमारा समाज कैसे बर्बाद करा इन्होंने, इस पे 3 दिन चर्चा करते हैं। अब राजस्थान जो जा रहे हैं 3 दिन की चर्चा के लिए जा रहे हैं, तो 3 दिन में पता हम ये करते हैं कि भाई ये हो क्या गया, कैसे कैसे हम बर्बाद हुए, खेती कैसे बर्बाद हुई। लगभग मैं अकेला 3 दिन में 30 घंटे बोलता हूं, तब जाके पता चलता है कि हमारा बर्बाद कैसे हुआ समाज।
तो आप अगर अमृतसर में 200-400 लोगों को, समझदार लोगों को इकट्ठा कर लो आप जैसे, तो हम यहां पे 3 दिन बात करेंगे, ताकि कर्जे के साथ साथ में हमारे बच्चे कैसे बचें, हमारी मिट्टी कैसे बचे, हमारे पशु कैसे बचें, इस पे चर्चा होती है। और मैं 15 साल से जब खेती पे काम कर रहा हूं अपनी टीम के साथ, तो हम इस जगह पर पहुंच गए, पहली बार पूरी पैदावार बिना जहर, बिना बाजार, यानी पहली बार में पैदावार पूरी आएगी, कितनी, जितनी केमिकल से आ रही है, और बिना एक दाना जहर के आएगी। आपको बाजार में जाने की जरूरत नहीं, आपको दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, पैदावार उतनी ही जितनी केमिकल से आ रही है और बिना खर्चे के। तो किसानी बच सकती है। जब दुकान पे जाना ही तो बच गई और पैदावार पूरी आ गई। और जब पैदावार पूरी आ गई और खर्चा नहीं है, तो फिर कर्जा भी नहीं आड़ती का, और कर्जा नहीं है तो जो है वो हमारा है, क्योंकि स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा, बिना जहर की खेती है। तो आप मिलके पूरे गांव के पूरे आमूलचूल परिवर्तन की बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले काम करेंगे लोन का। जितनी बीबियां हैं, बहनें हैं, आप जाइए अपने अपने सहेलियों को पकड़ लो, अपनी अपनी साथनों को, और जितने ये बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, ये अपने अपने साथियों को पकड़ लेंगे। कितने दिन लगेंगे गांव में समझाने में? ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि कर्जे में सब कोई है और सब कोई इससे निकलना चाहता है। तो सबसे निवेदन है, अगर मन करे तो ट्रेनिंग की बात करना सरपंच साहब। और मैं तो ये कह रहा था, सरपंच साहब भी आए होंगे ना और सारे, हाँ, तो आप जितने भी यहाँ पे सरपंच साहब आए हैं, वो भी इसको और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ लोगे तो लगभग 10-20 गांव के लोगों की इकट्ठी एक ट्रेनिंग करके और पूरा मामला समझेंगे, और फिर गांव के लेवल पे लोन की बात करके और लोन को ख़त्म करेंगे। तो आप सबसे निवेदन, और आपने इतना ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।